हूं आरती पाठक। कर्नाटक विधानसभा चुनावों पर भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश किसका होगा कर्नाटक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कर्नाटक में नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत दिखाई और जीत के दावे किए। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों की स्थिति करीब करीब स्पष्ट हो चुकी है। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। अब सवाल यही है कि किसी एक दल को बहुमत मिलेगा या फिर त्रिशंकु विधानसभा बनेगी। कर्नाटक चुनाव के नामांकन भरने के आखिरी दिन सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे करते दिखे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं। तिकोने मुकाबले होने के कारण किसी भी दल को पूरा बहुमत मिलना काफी कठिन है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही दावे हैं कि उन्हें पूरा बहुमत जुटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कर्नाटक में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने पिछली बार की तरह फिर से दोहराया है कि यह उनका आखिरी चुनाव है और इसमें कांग्रेस भारी जीत हासिल करने जा रही है। Congress party will come back to power on its own. BJP will not come back to power. There is a strong anti-incumbency against the BJP government. Therefore, the Congress party 100% this time the people have decided to change the government and Congress party would come back to power. बीजेपी के प्रचार की कमान संभाल रहे बीएस येदियुरप्पा और पार्टी के सभी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई के काम पर भरोसा है। बीजेपी के कई नेता पिछले दिनों पार्टी छोड़कर गए हैं और अब पार्टी की कोशिश है कि पार्टी छोड़कर गए नेताओं की वजह से हुए नुकसान को कम से कम किया जाए। बीजेपी का जोर नाराज चल रहे नेताओं को मनाने और पार्टी छोड़ने वाले को वापस लाने पर है। पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा भी नाराज होकर राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन अब वो मान गए हैं। In importing divisive, destructive, fundamentalist thinking to Karnataka rather than foreign direct investment and the modern technology. So this is the difference how the double engine government has performed and transformed Karnataka in the last 4 years and how we are planning in the coming years. Thank you. कर्नाटक की राजनीति इस मायने में काफी अलग है कि वहां किसी भी दल को दोबारा सरकार बना पाना तो कठिन होता ही है, साथ ही किसी भी दल के लिए पूरा बहुमत भी मुश्किल से मिलता है। ऐसे में सभी दलों को जोर अपने अपने गढ़ और वोट बैंक को सुरक्षित रखते हुए दूसरे दलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने पर भी है। प्रशांत द्विवेदी के साथ कपिल गौड़, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। कर्नाटक में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बीएस येदियुरप्पा है। भले ही वे मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए हैं, लेकिन चुनाव की पूरी कमान उनके ही हाथ में है। बीएस येदियुरप्पा इस समय कर्नाटक में बीजेपी के लिए सबसे अहम नेता बन गए हैं। 2013 में बीजेपी छोड़कर कर्नाटक जनता पार्टी बनाकर बीजेपी की हार में अहम किरदार निभा चुके येदियुरप्पा जब भी मुख्यमंत्री बने, हर बार उन्हें बीच कार्यकाल में ही हटना पड़ा। पिछली बार जुलाई 2019 में वे मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2 साल बाद ही पार्टी नेतृत्व के इशारे पर पद छोड़ना पड़ा। इस बार भी येदियुरप्पा का मन पार्टी छोड़ने का था, लेकिन बेटों के राजनीतिक भविष्य के कारण वे पार्टी के साथ बने रहे और जब चुनाव आए तो बीजेपी के पास कोई और बड़ा नेता न होने के कारण येदियुरप्पा की अहमियत फिर बढ़ गई। 1943 में जन्मे येदियुरप्पा गरीब घर से थे और एक मिल में क्लर्क की नौकरी कर रहे थे। बाद में किस्मत पलटी और मिल मालिक की बेटी से उनकी शादी हो गई और येदियुरप्पा की किस्मत बदल गई। आरएसएस से अपने जुड़ाव के चलते येदियुरप्पा राजनीति में आ गए और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। लिंगायत समुदाय के बड़े नेता येदियुरप्पा 1983 में पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद तो वे 6 बार इसी सीट से चुने जाते रहे। 2007 में येदियुरप्पा एक सप्ताह के लिए
तो 2008 में करीब 3 साल के लिए मुख्यमंत्री बने। 2019 में फिर वे मुख्यमंत्री बने, लेकिन करीब 2 साल बाद पार्टी ने उन्हें पद से हटा दिया। हालांकि येदियुरप्पा के ही हाथ में इस बार के चुनावों की कमान है, लेकिन अब वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। येदियुरप्पा की अहमियत बीजेपी नेताओं के बयानों से समझी जा सकती है। Yediyurappa ji is not a Lingayat leader. Yediyurappa ji is one of the tallest leaders of Karnataka. And Yediyurappa ji is one of the tallest leaders of the BJP in Karnataka. येदियुरप्पा के राजनीतिक उत्तराधिकारी उनके बेटे BY विजयेंद्र हैं, जो अपने पिता की परंपरागत सीट शिकारीपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। विजयेंद्र को भरोसा है कि येदियुरप्पा का नाम ही उनको जिताने के लिए काफी है। I am confident that not only Veerashaiva Lingayat community, every section of other community, they will support BJP and they will support Narendra Modi ji. येदियुरप्पा लिंगायत वोट पार्टी के लिए खींचते रहे हैं, लेकिन इस बार अपनी पार्टी के लिंगायत नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार जैसे नेता कांग्रेस में जा चुके हैं। हालांकि येदियुरप्पा को भरोसा है कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। Because of our development work in Karnataka and also Modi ji and Amit Bhai blessings, I have no doubt that we are going to get absolute majority and we are going to form the government. Nobody can't stop it. येदियुरप्पा के सामने दो फायदे हैं। अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो जीत का श्रेय उन्हें मिलेगा और उनके बेटे BY विजयेंद्र को मंत्री पद मिल सकता है। और अगर बीजेपी की सरकार न बनी तो येदियुरप्पा कह सकते हैं कि उन्हें सीएम पद से हटाने की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। वरिष्ठ पत्रकार टीके राजलक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। राजलक्ष्मी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। ये बताइए कि पूरे कर्नाटक की राजनीति में जो भूचाल मचा हुआ है, सियासी उठापटक है, उसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही कर्नाटक को गेटवे ऑफ द साउथ की तरह जो है देखा है और माना है। और सबसे करीब 25 MP मतलब सारे ही कर्नाटक के लोकसभा क्षेत्र से वो सारे ही बीजेपी से इलेक्ट हुए। और पूरे अगर सदर्न एरिया को अगर हम देखें, सदर्न स्टेट्स को देखें, तो उसमें कर्नाटक में ही जो है बीजेपी का वर्चस्व रहा है। तमिलनाडु में बिल्कुल ना के बराबर है और केरल में ना के बराबर है, और वैसे ही जो अन्य जो सदर्न स्टेट्स में है। लेकिन सिर्फ जो है कर्नाटक में उन्होंने अपना एक बेस जो है बनाया है। और ये भी एक तरीके की विडंबना है कि कास्ट जो है पॉलिटिक्स को इस तरीके का स्वरूप देना, वो भी जो है बीजेपी नहीं किया है इतने मतलब खुले तरीके से। जो पहले भी ये बात थी कि कुछ जो कम्युनिटीज वहाँ स्ट्रॉन्ग है और उनका वर्चस्व होता है और वो इन्फ्लुएंशियल है एक प्रकार से। लेकिन इतने जो खुले आम तौर से जिस तरीके की चर्चा होती है कि इतने % लिंगायत है, इतने % वोकालिंगाज है, इतने % कुरुबा कम्युनिटी के हैं वगैरह, तो इस तरीके का जो है विश्लेषण भी मेरे हिसाब से इसका एक लिमिटेशन है। ये नहीं हम कह सकते कि क्योंकि लिंगायत का एक बड़ा तबका जो है उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया क्योंकि उनके भी लीडर्स उस कम्युनिटी से आए हैं, जैसे येदियुरप्पा जी हैं। लेकिन ये एक स्टैटिक वोट है और इसमें कोई बदलाव नहीं संभव है, ये नहीं कहा जा सकता। और अभी एक एंटी इनकम्बेंसी का एक मूड है, एक सेंटिमेंट है। इसीलिए आप देखेंगे कि काफी लोग जो है बीजेपी को छोड़ के, मतलब इनके बड़े बड़े नेता, एक फॉर्मर सीएम, एक डिप्टी सीएम, वो वहां से बीजेपी को छोड़ के यहाँ पे कांग्रेस में आए। और जनरली ये एक बैरोमीटर की तरह देखा जाता है। जब किसी एक पार्टी से दूसरे पार्टी की तरफ नेता जब जाते हैं तो ये एक सिग्नल होता है कि वो पार्टी का पोजीशन जो है कमजोर है। जी बिल्कुल, सेंटिमेंट की राजनीति से हम वहाँ पर देख सकते हैं। जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जैसा कि आपने भी बताया। इसको आप बीजेपी के लिए कितना बड़ा नुकसान देखती हैं? जी, नुकसान तो है, क्योंकि यही था कि क्योंकि ये 17% लिंगायत वोट पर जो है काफी जो डिपेंडेंट थी
बीजेपी। अभी उनके पास सिर्फ जो है येदियुरप्पा जी रहे, और उन्होंने ये जो कोटा में भी जो फेरबदल की है, थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया, वहाँ पे माइनॉरिटीज का कोटा जो कम कर दिया है, तो ये सब एक तरीके से एक तुष्टीकरण, जो वही शब्द जो बीजेपी इस्तेमाल करती है अन्य पार्टियों के लिए, वो खुद भी करने से बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। तो पर इसका असर जो है कितना होगा, मैं इस पे मतलब जो मुझे नहीं लगता है कि इतना होगा, लेकिन हाँ, जगदीश शेट्टार के वहां पे जाने से मतलब कांग्रेस में हाँ उनको भी एकोमोडेट करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर कांग्रेस जीत के आती है तो वो भी एक बड़ा जो है चैलेंज साबित होने वाला है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। राजलक्ष्मी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम ये खबर दिखाते हैं, बीएस येदियुरप्पा अब कर्नाटक बीजेपी में हैं, जो तो मार्गदर्शक मंडल में, लेकिन चुनाव की पूरी कमान उनके ही हाथों में है। पहले बड़े बेटे को सांसद चुनवाने के बाद अब येदियुरप्पा अपने दूसरे बेटे को विधानसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। वंशवादी राजनीति का एक ये भी चेहरा है। बीएस येदियुरप्पा अब कर्नाटक बीजेपी में मार्गदर्शक मंडल में होते हुए भी काफी सक्रिय भूमिका में हैं और उनकी विरासत संभालने जा रहे हैं उनके बेटे बीवाई विजेंद्र। ये चुनाव विजेंद्र के सामने मौका भी है और बड़ी चुनौती भी। ये हैं बुकनाकेरे येदियुरप्पा विजेंद्र, जिन्हें विजेंद्र येदियुरप्पा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक बीजेपी के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे और अब अपने पिता की परंपरागत शिकारीपुरा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी। येदियुरप्पा अपने बड़े बेटे बीवाई राघवेंद्र को शिवमोगा लोकसभा सीट से सांसद बनवा चुके हैं और अब चाहते हैं कि राज्य में उनकी विरासत उनके छोटे बेटे बीवाई विजेंद्र संभालें। येदियुरप्पा कर्नाटक में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त तो हैं ही, साथ ही ये भी दावा करते हैं कि विजेंद्र भी 50,000 के अंतर से शिकारीपुरा सीट जीतेंगे। Vijendra is going to win more than 50,000 margin votes. And everybody has insisted him to contest from Shikaripura because I am not contesting. विजेंद्र की बहन अरुणा और पद्मावती भी अपने भाई को मिले इस मौके से काफी खुश दिख रही हैं और दोनों को ही विजेंद्र की भारी जीत का भरोसा है। विजेंद्र येदियुरप्पा को कर्नाटक के सबसे बड़े लिंगायत नेता के बेटे होने का फायदा तो मिल रहा है, लेकिन कई वरिष्ठ लिंगायत नेता बीजेपी छोड़ कर कांग्रेस में जा रहे हैं। ऐसे में विजेंद्र के सामने बड़ी चुनौती भी है, जिसका उन्हें अच्छी तरह से एहसास है। ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि पहली बार येदियुरप्पा जी के बिना हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री के स्थान पर रेजिग्नेशन देने के बाद भी पूरा कर्नाटक में सब कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा कर चुके हैं और ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो हमको विश्वास है येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में और बसवराज बोम्माई और कटील जी के नेतृत्व में, मोर इम्पोर्टेंटली नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में हम कर्नाटक में दोबारा सत्ता पे आएंगे। करीब 40 साल से शिकारीपुरा सीट ही नहीं, कर्नाटक की पूरी बीजेपी येदियुरप्पा के साए में रही है और ये पहली बार है जब येदियुरप्पा पार्टी में तो हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे। ऐसे में अगर विजेंद्र शिकारीपुरा सीट जीतते हैं और राज्य विधानसभा में बीजेपी को बहुमत भी मिलता है, तो ये उनके करियर में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। पिछले 40 साल से येदियुरप्पा जी को लगातार आशीर्वाद दे रहे। मुझे खुशी है इस बात की, कॉन्स्टिट्यूंसी जहां येदियुरप्पा जी लड़ रहे थे पिछले 40 साल से, यही कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे पहला चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया है केंद्रीय वरिष्ठ। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे वरिष्ठ लिंगायत नेताओं के पार्टी छोड़ने से अब लिंगायत वोट बंटने का खतरा हो गया है। यही कारण है कि विजेंद्र ये बताना नहीं भूलते कि कांग्रेस किस तरह से लिंगायतों का विरोध करती रही है और उनमें फूट डालने की कोशिश करती रही है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, देश की जनता जानते हैं कांग्रेस के बारे में। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, कर्नाटक जनता भी जानते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। जहां तक वीरशैव लिंगायत का समुदाय का विषय है, लोग जानते हैं कर्नाटक में हु हैज डिस्ड वीरशैव लिंगायत कम्युनिटी। एवरीबडी नोज ये कांग्रेस पार्टी है जो लिंगायत समुदाय के खिलाफ लड़े थे। सो आई एम कॉन्फिडेंट not only Veerashaiva Lingayat community, every section of other community, they will support BJP and they will support Narendra Modi. विजेंद्र अपने पिता की ही शैली अपना रहे हैं और अपने नामांकन से पहले उन्होंने भी मंदिर में पूजा पाठ किया।
रोड शो में उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ भी जुट रही है, तो बंजारा समुदाय खुलकर उनका विरोध कर रहा है। कहीं भारी समर्थन तो कहीं उग्र विरोध की स्थिति विजेंद्र के लिए ही नहीं, बीजेपी के लिए भी चिंता का सबब है। ऐसी ही स्थिति 2018 के चुनावों में भी थी और उस समय जेडीएस ने 37 सीट लेकर बीजेपी को बहुमत पाने से रोक दिया था और कुमारस्वामी खुद कांग्रेस के समर्थन में मुख्यमंत्री बन गए थे। इस बार भी जेडीएस की मंशा ऐसी ही दिखती है, इसीलिए विजेंद्र बार बार बीजेपी को पूरा बहुमत दिलाने की अपील कर रहे हैं और डबल इंजन सरकार का नारा भी दे रहे हैं। Their dream is to see hung assembly. कर्नाटक संपूर्ण बहुमत नहीं आना चाहिए। अगर स्टेट को नुकसान हुआ तो भी परवाह नहीं, कांग्रेस और जेडीएस पार्टी को सत्ता पे आना चाहिए। लेकिन ये लोग समझ चुके हैं, क्योंकि whenever कर्नाटक had hung assembly, कर्नाटक स्टेट हैड टू बेयर द कॉस्ट। कर्नाटक में ये तय है कि बीजेपी की सरकार बनी भी तो येदियुरप्पा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उनके समर्थकों की इच्छा है कि अगला मुख्यमंत्री विजेंद्र को घोषित किया जाए। हालांकि मंझे हुए नेता की तरह पिता पुत्र दोनों इस मुद्दे को टाल जाते हैं और शायद यही अभी उनके लिए उचित रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार टीके राजलक्ष्मी जी बनी हुई हैं। राजलक्ष्मी जी, क्या माना जाए कि बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बदले अपने दोनों बेटों को राजनीति में स्थापित कर दिया है? और क्या मजबूरी है जो बीजेपी वंशवाद का विरोध करती है तब भी येदियुरप्पा के बेटों को बराबर आगे बढ़ा रही है? एक बेटा सांसद है और अब दूसरा विधायक बनने जा रहा है। वही है, क्योंकि बीजेपी के पास अगर लीडर है कर्नाटक में तो वो येदियुरप्पा ही है। लेकिन उनके खिलाफ जो आरोप वगैरह लगे थे करप्शन के, काफी वो सीरियस थे, इसलिए वो उनको उस प्रकार से प्रोजेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि अगर इनका कोई मास बेस है, कोई आधार है उससे, तो उन्हीं का है, उनका येदियुरप्पा का ही है और बोम्मई जी का इतना है नहीं। तो हाँ, ये तो बात स्पष्ट है कि वो पीछे से सब जो मैनेज करने की पोजीशन में है और उसमें वो अपने परिवार के 2 सदस्यों को आगे कर रहे हैं। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी एक तरफ जब गांधी परिवार पर आरोप लगाते हैं कि वंशवाद और परिवारवाद और जो ऑपोजिशन के भी अन्य जो लीडर हैं उन पर भी ये आरोप जो हमेशा बीजेपी लगाती आ रही है कि उनकी पार्टी बिल्कुल अलग है, जबकि अन्य पार्टियां जो परिवारवाद में विश्वास करती हैं। लेकिन यहाँ पे जब खुलेआम हो रहा है तब वो इस पे कुछ टिप्पणी देने से वो कतराते हैं। तो ये एक दोगुला जो मापदंड है ये सबको दिखाई भी दे रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि मजबूरी है, क्योंकि उनके बिना जो मतलब येदियुरप्पा जी एक नुकसान बहुत पहुंचा सकते हैं अगर वो कैंपेन नहीं करते हैं। और क्योंकि उनके जैसे मैंने कहा कि उनकी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ है जो और वोट्स को इन्फ्लुएंस करने में मतलब काबिलियत है उनका। लेकिन सिर्फ और बीजेपी की कहीं ना कहीं अपनी रणनीति है इस पूरे उसके पीछे। अभी एक खबर दिखाते हैं अपने दर्शकों को। कर्नाटक की प्रादेशिक राजनीति की खासियत यह है कि पूरे राज्य का राजनीतिक रुझान एक तरह का कभी नहीं रहता है। कुछ इलाकों में बीजेपी मजबूत है तो कुछ में कांग्रेस। इतना ही नहीं, एक इलाके में जेडीएस की भी पैठ जबरदस्त है और वहां दोनों दलों को वो हमेशा से पछाड़ता रहा है। कर्नाटक की राजनीति मूल रूप से 6 इलाकों में बटी है और तीनों बड़े दलों यानी बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के अपने अपने इलाके हैं। यही कारण है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा वोट प्रतिशत लेकर भी सीटों के मामले में अक्सर पिछड़ जाती है। खास बात यह है कि कुछ दल अपने इलाकों में बेहद दमदार होते हुए भी कुछ अन्य इलाकों में बहुत ही कमजोर हैं और ऐसा तीनों बड़े दलों के साथ है। बीजेपी 3 इलाकों में काफी मजबूत है, कित्तूर कर्नाटक, मध्य कर्नाटक और करावली कर्नाटक। वहीं कांग्रेस कल्याण कर्नाटक यानी हैदराबाद कर्नाटक और ग्रेटर बेंगलुरु में मजबूत आधार वाली है। एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में कभी राज्य में बड़ी ताकत रही जेडीएस अब केवल मैसूर कर्नाटक में ताकतवर बची है। लेकिन ये इलाका राज्य के बाकी चारों इलाकों से काफी बड़ा है।
और इसी के बल पर जेडीएस सत्ता समीकरण बनाने, बिगाड़ने और सत्ता पाने तक में सफल रहती है। पहले बात करते हैं कित्तूर कर्नाटक यानी मुंबई कर्नाटक की, जिसमें 50 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने कित्तूर कर्नाटक में 30, कांग्रेस ने 17 और जेडीएस ने 2 सीटें जीती थी। मध्य कर्नाटक में भी बीजेपी ही ज्यादा प्रभावी रही, जिसमें 26 सीटें हैं। 2018 में मध्य कर्नाटक में 21 सीटें बीजेपी ने और बाकी 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इसी तरह से करावली कर्नाटक में 19 सीटें हैं, जिसे तटीय कर्नाटक भी कहा जाता है। 2018 में करावली कर्नाटक में बीजेपी ने 16 और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी। अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रभाव वाले कल्याण कर्नाटक यानी हैदराबाद कर्नाटक और ग्रेटर बेंगलुरु की। कल्याण कर्नाटक में 40 सीटें हैं और 2018 में कांग्रेस ने 21 सीटें यहां से जीती थी। बीजेपी ने 15 और जेडीएस ने 4 सीटें जीती थी। ग्रेटर बेंगलुरु में भी कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतती रही है। इस इलाके की कुल 32 सीटों में से 17 कांग्रेस ने और 11 बीजेपी ने और जेडीएस ने 4 सीटें जीती थी। अब सबसे बड़े इलाके मैसूर कर्नाटक यानी दक्षिणी कर्नाटक की बात करें, जहां से जेडीएस को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है। मैसूर कर्नाटक में 61 सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में जेडीएस को यहां 27 सीटें मिली थी। कांग्रेस 17 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर थी और बीजेपी 11 सीटें ही जीत सकी थी। 2 अन्य उम्मीदवार भी मैसूर कर्नाटक से जीते थे। इस तरह से ये साफ जाहिर होता है कि पूरे कर्नाटक राज्य का चुनावी रुझान एक समान नहीं रहता है। तीनों दलों के सामने चुनौती अपने अपने गढ़ को बचाने के साथ साथ विरोधी दलों के गढ़ों में सेंध लगाने की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी राजनीति है कर्नाटक की। राजलक्ष्मी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजलक्ष्मी जी, तीनों पार्टियां और उनके अलग अलग गढ़, सब जगह सभी पार्टियां समान ताकत क्यों नहीं बना पा रही हैं? नहीं, उसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, क्योंकि अलग अलग रीजन्स में इनके अलग मतलब डिफरेंट डिग्रीज में ये ताकतवर हैं। और उन्होंने एक जो कास्ट बेस कम्युनिटी बेस भी उसका आधार है, उनके ताकत का आधार है। और ये आधार और ज्यादा जो मजबूत होता गया है कुछ पिछले जो है वर्षों में। तो लेकिन जैसे आपके जो रिपोर्टर ने भी कहा कि ये कोई मतलब स्टैटिक नहीं है, मतलब ये कोई जैसे कोई लिंगायत है कि सारे के सारे वो सिर्फ जो है बीजेपी को देंगे, या जो वोकालिगा सारे के सारे कांग्रेस को देंगे, या सारे जो एससीज हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज हैं, वो एक तरफ वो जो है बीजेपी की तरफ जाएंगे या कांग्रेस की तरफ जाएंगे। लेकिन हालांकि मतलब एससी और एसटीज जो है हमेशा, एससी भी करीब 17% है और एसटीज करीब 7% है। वे लोग हमेशा जो है कांग्रेस के बेस मतलब माना जाता था। मतलब अन्य प्रदेश भी है इस देश में जहाँ पे एससी एसटी जो है ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोट बेस माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने उस पे भी सेंध किया था पिछले कुछ चुनावों में। लेकिन वो मुझे लगता है कि जो है खड़गे जी का कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है बन जाना, उससे काफी फर्क मुझे लगता है कांग्रेस पर अच्छी तरीके से अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। और इसमें जो है जनता दल एस थोड़ी सी सिकुड़ती चली जा रही है, क्योंकि उनके भी ज्यादातर उस प्रकार के जो है लीडर नहीं रहे, और उन्होंने भी कुछ खास ऑपोजिशन का रोल जो है नहीं निभाया जितना उनको करना चाहिए था। बीजेपी के टेन्योर पे उन्होंने नहीं किया, तो सिर्फ कांग्रेस ही दिखाई दी थी जिन्होंने एक सक्रिय ऑपोजिशन का रोल जो निभाया। तो इसीलिए सिर्फ इस इलेक्शन में मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है, जहाँ पे बीजेपी का ट्रेडिशनल जो या एरिया है या उसको कहें गढ़ है, उसमें जी राजलक्ष्मी जी, हमारे पास समय की जरा कमी है, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो फिलहाल किसका होगा कर्नाटक में, मेरे साथ इतना ही। फिर होंगे हाजिर कर्नाटक के सियासी माहौल से जुड़ी ताजा खबरों और विश्लेषण के साथ।